नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग। लक्ष्य वन की जैसे कि सीरीज हम लोग आगे लेके चल रहे हैं और पहली बार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोग लक्ष्य वन का समग्र विश्लेषण देख रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे या पुलिस या कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी ओके कर लेना ताकि जो भी क्लासेस हम लोग लें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सब्सक्राइब का ऑप्शन आप जरूर हिट करें और बेल आइकन को जरूर ओके करें ताकि जो भी क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पे ली जाएं, चाहे वो लाइव हो या आप लोगों के लिए दी जाएं, उसको आपका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये टेलीग्राम लिंक है, आप देख पा रहे होंगे t.me/परीक्षा मंथन। टेलीग्राम एप्लीकेशन अपने फ़ोन में रखें आप लोग और इस यूआरएल को सर्च करें। आप हमारे इस परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है उससे ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको बेनिफिट यही मिलेगा, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, अपकमिंग वीडियोस हैं, सबके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, उसके साथ में ये कुछ आगामी कुछ पुस्तकें हैं और कुछ आपके मार्केट में आ चुकी हैं सारी की सारी। ये लक्ष्य वन 2021, ये इंग्लिश मीडियम, ये लक्ष्य टू, ये लेटेस्ट में है। न्यू अराइवल में कैप्सूल प्रश्न मंथन निधि और मंथन प्रश्न निधि, ये मंथली लेवल पे हैं। ये सभी आप लोग अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पे प्राप्त कर सकते हैं और मंथन प्रकाशन.in पर भी ये उपलब्ध है। कोई भी असुविधा आए आप इस दिए गए नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं, 09335151 ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं और हमने लास्ट सेशन जहाँ तक लिया था उसके आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जरा जानिए कि भारत के प्रमुख सांस्कृतिक त्योहार, इंडियाज मेजर कल्चरल फेस्टिवल, इसमें हम लोगों ने बात कर ली थी इनके बारे में और इसके आगे हम लोगों को बात करनी है। एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी, है ना। कुछ और इसी के अंतर्गत जो फेस्टिवल है उनको भी देख लेते हैं एक नज़र में कि मणिपुर संगाई त्योहार, ठकुरानी यात्रा, डंडा नाता उत्सव, महामस्तक अभिषेक महोत्सव, ये कर्नाटक का है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये उड़ीसा बहरामपुर का 32 दिवसीय द्विवार्षिक उत्सव है। कौन? ठकुरानी यात्रा, कहाँ का? उड़ीसा। उसी तरीके से डंडा नाथा, ये भी आपका उड़ीसा का है और महामस्तक अभिषेक महोत्सव ये आपका कर्नाटक का है। श्रवण बेलगोला में आयोजित ये होता है और महोत्सव का भव्य आयोजन 12 वर्ष में एक बार होता है। पिछला आयोजन 2018 में हुआ था, है ना। तो 12 वर्ष में एक बार होता है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक पॉइंट, एक शब्द है आपके पास, श्रवण बेलगोला। इतिहास में कौन सा शासक रहा जिसने यहाँ पे जाके संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए? संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए, कौन रहा? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, छठवां इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल, ये तमिलनाडु में मनाया गया है और यह त्यौहार तमिलनाडु के अरकू घाटी में आयोजित हुआ और प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले इस त्यौहार में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे त्योहारों का प्रदर्शन किया जाता है। वहीं पे पर्यटन पर्व की बात करें तो भारत के पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से इस त्यौहार का आयोजन किया और इस त्यौहार के 3 प्रभाग थे, देखो अपना देश, सभी के लिए पर्यटन और पर्यटन एवं राज व्यवस्था। ठीक है, तो पर्यटन पर्व ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेनमारा वालंगी वेला, ये केरल में है, केरल में मनाया गया। यह त्यौहार केरल के कुलंगारा भगवती मंदिर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और यह त्यौहार मलयालम महीने यानी मीनाम के 20वें दिन ये मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि यह त्यौहार नेल्ली कुलंगारा के जन्मदिन पर धान की फसल के बाद इसको मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 45वां खजुराहो नृत्य। अब यहाँ जरा समझिए कि 45वां खजुराहो नृत्य समारोह यानी खजुराहो मध्य प्रदेश। अब इस समारोह के दौरान भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित तथा कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम सहित अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए गए। वहीं पे रणमुला नौका दौड़, ये केरल की सबसे प्राचीन नौका दौड़ है और इसका आयोजन ओणम पर्व के अवसर पर अगस्त सितंबर माह में रणमुला नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समर्पित एक मंदिर के निकट ये किया जाता है। वहीं पे बात करें पहला अंतर्राष्ट्रीय कला मेला, तो 4 फरवरी 2018 को भारत के उपराष्ट्रपति ने पहले अंतर्राष्ट्रीय कला मेले का उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम का आयोजन ललित कला अकादमी द्वारा
किया गया और इस समारोह में कलाकार एवं कला समूहों ने अपनी कृतियां भी प्रदर्शित की। पहला अंतर्राष्ट्रीय कला मेला ध्यान रखेंगे। ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव, देखिए कई बार परीक्षा में आता है, नागालैंड से संबंध रखता है ये फेस्टिवल, और ये नागालैंड का सबसे बड़ा वार्षिक महोत्सव है और इस महोत्सव को संयुक्त रूप से पर्यटन विभाग तथा कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा नगा विरासत गांव किसासा में आयोजित किया जाता है और यह इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव। देखिए हॉर्नबिल महोत्सव अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप लोग लगाते हैं नागालैंड, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हॉर्नबिल पक्षी ये कहाँ का है, ये किस राज्य का है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। भाई त्योहार तो ठीक है नागालैंड का है, लेकिन हॉर्नबिल पक्षी कहाँ का है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महापुष्करम त्योहार। अब यह त्यौहार कावेरी नदी के तट पर मनाया गया और यह पुष्करम नदी की पूजा का त्यौहार है और ऐसा माना जाता है कि इसका संयोग 144 वर्ष बाद ये पड़ा है। और महापुष्करम एक पवित्र त्यौहार है जिसे 12 वर्ष में भारत की 12 नदियों के तट पर मनाया जाता है, जिसमें कावेरी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा, सरस्वती, यमुना, कृष्णा, भीमा, ताप्ती, तुंगभद्रा, सिंधु और प्राणहिता नदियां इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें, मैदाम जटारा। आप जरा इसके बारे में समझें। ये तेलंगाना में मनाया गया है और यह आदिवासियों का सबसे बड़ा उत्सव है, जिसे समक्का, सरक्का या सारा लम्बा जटारा भी कहते हैं। और इस वर्ष के उत्सव को तेलंगाना के कुंभ की संज्ञा दी गई है। गौरतलब है कि यह त्यौहार एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार है, एशिया का। मेड्राम जटारा तेलंगाना, ठीक है, जो प्रत्येक 2 वर्ष पर तेलंगाना के वारंगल जिले के मेड्राम गांव में ये आयोजित किया जाता है। यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें। आइए अब बात करते हैं जीआई टैग प्राप्त नवीनतम उत्पाद। देखिए यहाँ से कई बार प्रश्न आते हैं कि हाल ही में किसको जीआई टैग मिला है ना, तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अब जरा यहाँ समझिए ध्यान से कि तेलिया रुमाल ये कहाँ का है, संबंधित क्षेत्र क्या है, नालगोंडा यानी तेलंगाना। तेलिया रुमाल तेलंगाना का है और तेलिया रुमाल हैदराबाद के निजाम के दरबार में अधिकारियों द्वारा ये पहनी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सोहरई खोवर पेंटिंग, ये हजीराबाग झारखंड का है ना, झारखंड में हजीराबाग क्षेत्र है और इस पेंटिंग में स्थानीय प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग कर फसल के मौसम या शादी समारोहों में ये इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पे कश्मीरी केसर की बात करें तो कश्मीरी केसर यानी जम्मू कश्मीर, ये तो आप देखते ही पहचान लेंगे ऑप्शन से, लेकिन सोरई खोवर ध्यान रखेंगे, ये पेंटिंग हजीराबाग की है और तुलैया रुमाल ये तेलंगाना। वहीं पे बात करें मणिपुर का काला चावल, काला चावल अभी जिसको चाक हाओ के नाम से जाना जा रहा है, तो अभी इसको जीआई टैग मिला है। कौन से क्षेत्र से बिलोंग कर रहा है ये, तो मणिपुर। यह एक सुगंधित एवं चिपचिपा चावल है जिसकी खेती सदियों से की जा रही है। वहीं पे गोरखपुर का टेराकोटा है ना, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए। टेराकोटा किस क्षेत्र से बिलोंग कर रहा है, तो गोरखपुर। तो गोरखपुर टेराकोटा में स्थानीय कारीगरों द्वारा विभिन्न जानवरों जैसे घोड़ा, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल आदि की आकृतियां इसके अंतर्गत बनाई जाती हैं टेराकोटा के अंतर्गत। वहीं पे बात करें दार्जिलिंग ग्रीन व्हाइट टी, तो ये पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग की दोनों चाय की किस्में बेहद प्रसिद्ध हैं एवं इनका स्वाद अनूठा है। उसके बाद डिंडीगुल ताला एवं कांदी साड़ी तमिलनाडु की है, तमिलनाडु में डिंडीगुल क्षेत्र है। तमिलनाडु के डिंडीगुल शहर जिले में निर्मित डिंडीगुल ताला अपनी बेहतर गुणवत्ता हेतु प्रसिद्ध है और इसके अतिरिक्त कांदड़ी साड़ी को बाइटिंग मशीन, करगा, बॉबिन उपयोग करके भी बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ताले की बात आई है तो उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो अलीगढ़ है ना, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है। लेकिन अगर अभी हाल ही के जीआई टैग की बात की जाए 2019 में जिसको मिला है तो ये डिंडीगुल का ताला है यानी तमिलनाडु। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट देखिए केरल का तिरुर सुपाड़ी, तिरुर सुपाड़ी कहाँ का है, केरल का। यह सुपाड़ी मुख्य रूप से मलप्पुरम जिंग में ये पाई जाती हैं। वहीं पे तमिलनाडु का पंचामृत की बात करें तो पंचामृत ये भी तमिलनाडु है और इस पंचामृत में केला, गुड़, गाय का घी, शहद एवं एक निश्चित मात्रा में इलायची इसमें मिलाई जाती है। वहीं पे ताब लोहो पुआन
मीपोपोनचेई, ये मिजोरम का है। यह मिजोरम का हस्तनिर्मित कपड़ा है और ये दोनों मिजोरम के ही हैं और यह कपड़ा मिजो वस्त्रों में सबसे रंगीन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ टिप्पणियों की तरफ बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोल्लम केरल का गेटवे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 80 किलोमीटर स्थित कोल्लम शहर, यानी पुराना नाम इसका किवलोन है, जहाँ एक प्राचीन व्यापारिक केंद्र है। वहीं यह नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर भी है। मालाबार तट के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक होने के कारण इसे केरल का गेटवे भी कहा जाता है। ठीक है, कोल्लम के 1/3 भाग को अष्टमुडी झील घेरे हुए है और यहाँ के तेवल्ली पैलेस का अपना एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। वहीं पे जटायु अर्थ सेंटर की बात करें तो यहाँ का सबसे नया और आधुनिक सुविधा वाला पर्यटन स्थल भी है। अगला देखें यहाँ पे, नुआखाई जोहार। अब 23 अगस्त 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने नुआखाई जोहार के अवसर पर देश के किसानों को शुभकामनाएं दी हैं। यह एक कृषि उत्सव है जिसे नुआखाई पर्व या नुआखाई भेंटघाट के नाम से मनाया जाता है और इसके साथ में यह बदलते मौसम के साथ नई फसलों का स्वागत करने के लिए पश्चिमी उड़ीसा, दक्षिण छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाने वाला एक प्राचीन त्यौहार है। यह उत्सव गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद ये मनाया जाता है, नुआखाई जोहार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महाभारत अनुसंधान केंद्र। अब ये चर्चा में आएगा इस कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के हंडिया में स्थित लक्षागृह में महाभारत अनुसंधान केंद्र विकसित करने हेतु प्रस्ताव दिया है। तो महाभारत अनुसंधान केंद्र किस राज्य से संबंध रखेगा? तो उत्तर प्रदेश। और इस परियोजना की लागत 79.27 लाख रुपए रहेगी और इस अनुसंधान केंद्र में कौरवों व पांडवों के बचपन, शिक्षा, कृष्ण उपदेश व युद्ध से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। महाभारत अनुसंधान केंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो गाइज आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट रहेगा उसको देखें, अधोसंरचना, परिवहन एवं ऊर्जा। वो भी हमने आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति के बारे में बात करी। अब इसके बारे में जरा ध्यान से देखिए, अधोसंरचना, परिवहन एवं ऊर्जा। भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, प्रयागराज वाराणसी NH-19 के 6 लेन का चौड़ीकरण, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, प्रयागराज मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे और भारत के प्रमुख औद्योगिक गलियारे, उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे और फ्रेट कॉरिडोर, अटल सुरंग, गुवाहाटी में भारत द्वारा स्थापित सबसे लंबी नदी रोपवे, भारत का लंबा रोपवे, सबसे लंबा रोपवे, सी प्लेन सेवा, हाइपरलून परिवहन, परिवहन की नई तकनीकियां और एकता क्रूज सेवा, सबसे लंबा पुल, कोसी रेल महासेतु, अरुणाचल बॉर्डर तक चीन की रेल लाइन, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, वाराणसी के डीजल रेल इंजन DLW का नाम अब बनारस रेल इंजन कारखाना, यानी ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद VIP विमान, एयर इंडिया 1, भारतमाला परियोजना, भारत नेट फेज 2, ड्रोन उड़ान योजना, पूर्वोत्तर गैस ग्रिड प्रोजेक्ट, वधावन बोर्ड और अधोसंरचना के संदर्भ में टिप्पणी। तो इसके संदर्भ में आप लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें कि भारत और म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग। देखिए, ये परिवहन और ऊर्जा से संबंधित मामला है, जो कि कहीं ना कहीं आप लोग ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सारे सेगमेंट में इसको पढ़ते हैं, तो ये करंट अफेयर में यहाँ पे आप लोग इसको रिलेट करते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले पॉइंट की यहाँ पे बात करें तो भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग। देखिए, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग आसियान देशों के बीच परिवहन कूटनीति का केंद्र बिंदु है। यह राजमार्ग भारत से शुरू होकर म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक जाता है और इस राजमार्ग का भारत में इम्फाल मोरे खंड अपनी संकल्पना के करीब 2 दशक बाद यानी 2023 तक पूरा होने की संभावना है। पूर्व की ओर देखो, लुक एट ईस्ट, है ना, पहले था लुक एट, पूर्व की ओर देखो। तो नीति के तहत इस परियोजना की योजना 2002 में बनाई गई थी और परियोजना का मकसद इन 3 देशों के बीच व्यापार, कारोबार, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पर्यटन संबंधों को बढ़ावा देना था। यह राजमार्ग भारत के मोरे म्यांमार होते हुए थाईलैंड के माई सोट से जोड़ेगा।
भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग, ध्यान दीजिएगा ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन से भी जो आईआर का जो आपका पेपर रहता है उसमें भी देखने को मिल सकता है, जीएस पेपर 2 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, महत्वपूर्ण बिंदु, तो यह 4 लेन का राजमार्ग होगा जो करीब 1360 किलोमीटर लंबा होगा और पहले मोरे तामू कलेमयो कलेवा को जोड़ने वाला भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने किया था, जो इस त्रिपक्षीय राजमार्ग का हिस्सा भी है। यह परियोजना आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र और शेष दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार का वाणिज्य बढ़ाएगी और साथ में भारत ने इस राजमार्ग को कंबोडिया, लाओस, वियतनाम तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव इसमें रखा है। वहीं पे बात करें ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, देखिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिसमें एक सेकंड, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2 जून 2020 को 2 जून 2020 को यह घोषणा की कि सरकार ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्लान को मंजूरी दे दी है और अमृतसर से नकदीर शहर तक ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी होगी और यह दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे प्लान का ही हिस्सा है। जनवरी 2020 में नितिन गडकरी ने 22 एक्सप्रेसवे बनाने की योजना का ऐलान किया था। इनमें 6 एक्सप्रेसवे और 16 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होंगे। इन पर कुल खर्चा 3.1 लाख करोड़ रुपए का होगा। अब ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आखिरकार है क्या, इसको जरा जानिए कि आम बोलचाल की भाषा में कहें तो एक्सप्रेसवे मतलब जो हरे भरे इलाकों से निकाल दिए जाते हैं, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहे जाते हैं, यानी इन्हें ग्रीन कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो योगी सरकार यानी आर्थिक रूप से कम विकसित जनपदों जैसे लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर को प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण करा रही है। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर स्थित ग्राम चांदसराय जनपद लखनऊ से प्रारंभ होकर यूपी बिहार सीमा से 18 किलोमीटर पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर जनपद गाजीपुर के ग्राम हैदरिया में ये समाप्त होगा। वहीं पे बात करें एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होने के कारण यह ईंधन बचत, समय बचत, प्रदूषण नियंत्रण में मदद करेगा और साथ ही इसमें दुर्घटनाएं भी कम होगी। इस एक्सप्रेसवे पर आपातकालीन स्थिति में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग व टेक ऑफ के लिए सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का भी निर्माण किया जा रहा है। वहीं पे बात करें प्रयागराज वाराणसी NH-19 6 लेन का चौड़ीकरण। अब यहाँ पे समझिए जरा कि 30 नवंबर 2020 को काशी में प्रधानमंत्री ने प्रयागराज वाराणसी NH-19 6 लेन का चौड़ीकरण का लोकार्पण किया और यह सड़क प्रयागराज के हंडिया से वाराणसी के राजा तालाब तक बनकर तैयार हो चुकी है। लगभग 2400 करोड़ की लागत से 73 किलोमीटर इस हाईवे में 6 लेन बदला गया है। अब वाराणसी से प्रयागराज की दूरी मात्र 1.25 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इससे पहले 3 घंटे का वक्त लगता था और इस हाईवे प्रोजेक्ट में 5 एलिवेटेड फ्लाईओवर, 3 फ्लाईओवर, 10 वाहन अंडरपास और 12 पैदल अंडरपास इसके अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 11 नवंबर 2019 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन पद्धति का क्रियान्वयन हेतु परियोजना के विभिन्न पैकेजों हेतु निर्माणकर्ता के चयन के अनुमोदन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं पे बात करें 13 जून 2020 को पंजाब नेशनल बैंक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 750 करोड़ रुपए के लोन का चेक भी यहाँ पे सौंपा है। और उल्लेखनीय है कि पीएनबी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में लीड बैंक के रूप में मजबूती के साथ सहभागिता निभाने का भी कार्य इसमें किया जाएगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण 2 पैकेज में संपन्न होगा। पैकेज 1 ली में एफको फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और पैकेज 2 में
में दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का चयन इसमें किया गया है। पैकेज के तहत जो है 13 जून 2020 तक इसमें 77% क्लियरिंग व ग्राबिंग का काम भी हो चुका है, और जबकि 18 से 38% मिट्टी का भी काम यहाँ पे लगभग हो गया है। और इस पैकेज के लिए 90% से ज़्यादा ज़मीन क्रय की जा चुकी है, और जबकि पैकेज दो में 78% ज़मीन खरीदी जा चुकी है। ये कुछ डिटेल है जो आप देख सकते हैं। और इस परियोजना की सबसे बड़ी चुनौती 1.5 किलोमीटर का पुल बनाने की है, जो घाघरा नदी में बनाया जाएगा, है ना। विदित हो कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का विस्तार उत्तर प्रदेश के 4 जिलों संत कबीरनगर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और गोरखपुर में हो रहा है। और इस 4 लेन एक्सप्रेसवे की लंबाई होगी 91.352 किलोमीटर, जिसके निर्माण की जो अनुमानित लागत है वो है 5,876.67 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखें जरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर चीन से तनाव होने के बाद केंद्र सरकार ने भारत का चिकन नेक, जो आप भारत का ये वाला हिस्सा देख पाते हैं, जिस तरीके से बनता है ना, इधर आपने देखा होगा ये जो मैप बनता है इधर से निकल के आगे, तो ये वाला जो हिस्सा है चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, जिसको सिलीगुड़ी गलियारा भी बोलते हैं। ठीक है, चिकन नेक से जाने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर काम तेज कर दिया है, और जलपाईगुड़ी के पास तीस्ता नदी पर निर्माणाधीन पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 27 को अगले कुछ माह में पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। विदित हो कि तीस्ता नदी पर कोरोनेशन पुल यानी सिवोक पुल, लेकिन 80 वर्ष पुराने इस पुल की हालत जर्जर है, इसलिए भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। यह पुल दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी को जोड़ता है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय तीस्ता नदी पर गजलदोबा के पास 1.6 किलोमीटर का नया पुल बनाने की योजना भी यहाँ पे तैयार की जा रही है। वहीं पे बात करें, गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31, जिसकी लंबाई 250 किलोमीटर है, जो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक को बंगराकोट से जोड़ती है, के निर्माण का कार्य भी तेज किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि चिकन नेक उस इलाके को कहते हैं जो सामरिक दृष्टि से किसी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन संरचना के आधार पर कमजोर भी होता है। सिलीगुड़ी एक ऐसा ही क्षेत्र है। डोकलाम से सिलीगुड़ी की दूरी महज 50 किलोमीटर है, और 200 किलोमीटर लंबा और 60 किलोमीटर चौड़ा यह कॉरिडोर देश की एकता के लिए काफ़ी अहम भी है। सामरिक दृष्टि से यह इलाका भारत के लिए बेहद अहम है। और गौरतलब है कि 2017 में भूटान के डोकलाम में सड़क निर्माण को लेकर चीन व भारत के विवाद बढ़ भी गया था। अगला देखिए, प्रयागराज मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 के बजट में गंगा एक्सप्रेसवे हेतु 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 24 फरवरी 2019 को कुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। गंगा एक्सप्रेसवे NH58 मेरठ से प्रारंभ होकर NH2 पर ग्राम जोड़ापुर डांडो के समीप समाप्त होगा। परियोजना की लंबाई लगभग 594 किलोमीटर है, और इस परियोजना की अनुमानित लागत 36,404 करोड़ रुपए यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहीं पे गौरतलब है कि 29 जनवरी 2019 को कुंभ मेले में आयोजित उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक में प्रयागराज मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे को सैद्धांतिक मंजूरी भी दी गई। और इस एक्सप्रेसवे का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ना है। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से गुजरते हुए प्रयागराज में जाकर ये समाप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2020 में चित्रकूट में लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में चित्रकूट में भरतकूप के निकट झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ होकर बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा के तहसील ताखा के कुदरेल गांव के समीप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के चैनेज 13,03,778 पर यह समाप्त होगा। कुल गांव यहाँ पे 182 गांव से गुजरने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 296.264 किलोमीटर यहाँ पे
देखने को मिलेगी। प्रभावी क्षेत्रफल लगभग इसका यही है जो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद एक्सप्रेसवे के ROW की चौड़ाई 110 मीटर होगी। इस परियोजना की कुल लागत 14,716.26 करोड़ रुपए संभावित है और यह एक्सप्रेसवे बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा और सेंगेल नदियों से होकर ये गुजरेगा। एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी स्थापना इसके अंतर्गत की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेसवे से ये जाना जाएगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 16 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर इसकी घोषणा की। वहीं पे प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेसवे चंबल नदी के किनारे बनेगा और यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के इटावा, राजस्थान के कोटा को मध्य प्रदेश से जोड़ेगा। वहीं पे उल्लेखनीय है कि इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 404 किलोमीटर होगी, जिसमें 309 किलोमीटर हिस्सा मध्य प्रदेश में, 78 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान और 17 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में होगा। इस परियोजना की अनुमानित जो लागत है वो है 7,532 करोड़। नेक्स्ट देखें कि भारत के प्रमुख औद्योगिक गलियारे। अब भारत के प्रमुख औद्योगिक गलियारे और कौन कौन से हैं, अब जरा यहाँ समझिए कि भारत सरकार द्वारा विनिर्माण के क्षेत्र में विकास के लिए 5 औद्योगिक गलियारों की योजना बनाई जा चुकी है। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि कॉरिडोर परियोजना राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यान्वयन ट्रस्ट, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के अंतर्गत विकसित की जाएगी, जो कि निम्न है: दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता, बेंगलुरु मुंबई और वाईजैक चेन्नई औद्योगिक गलियारा। ठीक है, यहीं पे विभिन्न औद्योगिक गलियारों के विवरण की अगर हम लोग बात करें तो इसको समझते हैं। चलिए,